चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के बुनियाद की, यानी हमारे भारतीय संविधान की। देखिए, ये सिर्फ एक कानून की मोटी सी किताब नहीं है, ये एक राष्ट्र का पूरा ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा जिंदा दस्तावेज जो हम करोड़ों लोगों के हक और हमारी जिम्मेदारियों को तय करता है। अच्छा, जरा सोचिए, सदियों की गुलामी के बाद एक नया देश आज़ाद होता है। अब सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उसके लिए रूल बुक मतलब नियमों की किताब एकदम स्क्रैच से, जीरो से कैसे लिखी जाए। ये वो बहुत बड़ा सवाल था जिसका सामना भारत को आज़ादी के ठीक बाद करना पड़ा। और इस मुश्किल सवाल का जवाब मिला संविधान सभा में। ये उस दौर के सबसे काबिल नेताओं, विद्वानों और दूर की सोचने वाले लोगों का एक ग्रुप था, जिन्हें देश का नया संविधान लिखने का ये ऐतिहासिक काम सौंपा गया था। और इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे दो बड़े नाम। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी जिसने संविधान का मसौदा तैयार किया, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उनके जबरदस्त योगदान की वजह से ही उन्हें भारतीय संविधान का वास्तुकार या आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। और हाँ, ये काम कोई रातों रात नहीं हुआ। ये सफर शुरू हुआ दिसंबर 1946 में, जब संविधान सभा पहली बार मिली। फिर अगस्त 1947 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, और उसके बाद चली लंबी लंबी बैठकें, बहसें और चर्चाएं। करीब 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार नवंबर 1949 में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। तो अब सवाल ये है कि इतने बड़े काम के पीछे गाइडिंग फोर्स क्या थी? वो कौन सी सोच थी जो सबको रास्ता दिखा रही थी? उनके काम के दिल में था एक बहुत ही पावरफुल मिशन स्टेटमेंट, प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं। ये समझिए कि ये हमारे संविधान की आत्मा है, जो इसके सारे उसूलों और मकसद को साफ साफ बताती है। प्रस्तावना के पहले और आखिरी शब्द ही इसकी पूरी कहानी कह देते हैं। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब साफ है, इस संविधान को ताकत किसी राजा या किसी बाहरी देश से नहीं, बल्कि सीधे भारत के लोगों से मिलती है। तो प्रस्तावना के वो कौन से बड़े आइडियाज हैं? चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है संप्रभु। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है, वो किसी भी बाहरी देश या ताकत के दबाव में नहीं है। अगला शब्द है समाजवादी। ये एक वादा है, एक कमिटमेंट है कि देश के सभी नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक तौर पर बराबरी मिलेगी। कोशिश ये होगी कि अमीर और गरीब के बीच का फासला कम से कम हो। फिर आता है पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर। इसका मतलब भी एकदम क्लियर है कि देश का यानी सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा। सरकार की नज़र में सभी धर्म बराबर हैं, हर किसी को अपने धर्म को मानने की पूरी आज़ादी है। और फिर लोकतांत्रिक, मतलब यहाँ सरकार लोग खुद चुनते हैं और वो सरकार लोगों के प्रति ही जवाबदेह होती है। असली पावर जनता के हाथ में है, जो अपने वोट से अपनी सरकार बनाती है। और आखिरी में है गणतंत्र। इसका मतलब है कि हमारे देश का जो मुखिया है यानी राष्ट्रपति, वो कोई राजा रानी नहीं है जो विरासत में गद्दी पाते हैं, बल्कि वो भी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। इसीलिए तो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये तो हो गए प्रस्तावना के बड़े बड़े सिद्धांत, लेकिन ये जो इतना बड़ा ब्लूप्रिंट है, ये हमारी रोज की जिंदगी में कैसे लागू होता है? इसका जवाब छिपा है गारंटियों और उम्मीदों के एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस में। इसे हम एक तरह से नागरिक का चार्टर कह सकते हैं। एक तरफ है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये वो वादे हैं जो संविधान हर नागरिक को देता है, उसकी सुरक्षा और तरक्की की गारंटी देता है। तो वहीं दूसरी तरफ है मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। ये वो जिम्मेदारियां हैं जिनकी उम्मीद संविधान हम सबसे करता है। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल है, हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? कोई अंदाजा? सोचिए जरा। सही जवाब है 6। जी हाँ, भारतीय संविधान अपने हर नागरिक को 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। पता है, शुरू में 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को यानी राइट टू प्रॉपर्टी को इस लिस्ट से हटा दिया गया। अब ये एक कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि जमीनी सुधार जैसे सामाजिक काम आसानी से हो सके।
तो वो कौन से 6 अधिकार हैं जो हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं? ये हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और सबसे आखिर में संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो बाकी सभी अधिकारों की रक्षा करता है। और इन अधिकारों के बदले में मौलिक कर्तव्य हमसे क्या चाहते हैं? वो हमसे कहते हैं कि संविधान का पालन करें, आज़ादी की लड़ाई के आदर्शों को दिल में बसाकर रखें, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें, आपस में भाईचारे को बढ़ावा दें और सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात समझने वाली ये है कि ये पूरा सिस्टम एक जिम्मेदार नागरिक के आइडिया पर खड़ा है। अधिकार और कर्तव्य ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इस संविधान को लिखे हुए 75 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ये हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। आज के इस बदलते हुए दौर में एक जिम्मेदार नागरिक होने का असल में मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।